असरार साहब, आप लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्य प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं और अभी उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। आप इन चुनावों को, पहली बात तो ये बताइए, किस नजरिए से देखते हैं? ये चुनाव चूंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, इसलिए तो महत्वपूर्ण है ही। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी अगुवाई में सरकार बनाया, जी, उससे उसके व्यक्तित्व से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जी। व्यक्तित्व से मेरा तात्पर्य है कि लोग किसी को भी लीडर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जी। आप किसी को थोप दीजिए जी। तो जरूरी नहीं कि जनता उसको स्वीकार कर ले। इसलिए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से लाया गया, जी, और वो उत्तर प्रदेश एक अगड़ा हुआ प्रदेश था, ये इसकी तुलना बिहार से और उड़ीसा से नहीं कर सकते आप। जी। उत्तर प्रदेश हर मामले में, राजनीतिक मामलों में बहुत आगे रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने जिस घोर प्रक्रियावाद की दुनिया में ले जाकर धकेल दिया है, वहां से कैसे ये प्रदेश निकल पाएगा, लोग इसके बारे में बहुत चिंतित हो गए। जी। लोग धर्म और जाति, ये सारी चीजें सत्य हैं, ये सामाजिक सत्य हैं, लोग इसमें जी रहे हैं, कोई दो राय नहीं, और आज से नहीं सदियों से जी रहे हैं। लेकिन कोई बार बार इसी में ले जाए, राजनीति का जो है इस तरह से सांप्रदायिकरण कर दे और प्रक्रियावाद की दुनिया में ले जा करके लोगों को धकेल दे, तो लोग इस बात से काफी दुखी हैं। और राजनीतिक रूप से अगर कुछ लोगों की मंशा पूरी भी हुई है तो वो 10-5% लोग होंगे जी, तो बाकी 80-85% जनता जो है बहुत ही व्यक्तित्व से नाराज है योगी के। वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहती। ये स्टेट एक जेंटलमैन स्टेट था, यहाँ बहुगुणा जैसे स्मार्ट लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। यहाँ शिलपत मिश्र और बीपी सिंह और ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत, तो इतने बड़े बड़े लोग यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया जिसने उत्तर प्रदेश को एक ऐसा प्रदेश इस प्रदेश के रूप में पेश कर रहा हुआ व्यक्ति, जैसे उत्तर प्रदेश दुनिया का सबसे पिछड़ा और जाहिल प्रदेश हो। यहाँ के लोग अभी जंगलों में रह रहे हो और आदिकालीन विचारों से प्रेरित लोग रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों प्रमुख दल हैं, ये सीधे टक्कर नहीं दे पा रहे हैं उतनी मजबूती से, और बीजेपी जैसी फासीवादी राजनीति करने वाले लोग जो है इतने भारे बहुमत से पिछली बार आ गए। तो इस बार की राजनीतिक समीकरण जो है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बीजेपी को सत्ता से बेदखल कौन कर सकता है? और एक ओम प्रकाश राजभर हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा उन्होंने बनाया है। 10 राजनीतिक दलों को, अलग अलग जातियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियों को जोड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी भी उनको अपना मुख्यमंत्री प्रत्याशी मान रहे हैं। तो ये पूरी जो है राजनीतिक समीकरण पे आप अपने विचार बताएं। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। मैं चाहता था कि इस पर जनता के सामने वो विचार आना चाहिए जो सत्य है, जो दबा हुआ है और मीडिया में नहीं आ पा रहा। पहली बात तो जिन 3 पार्टियों का नाम लिया आपने, कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, समझ। और जब मौका आया इसके पास तो इसने उस मौके को गंवा दिया, और तो ये तो खत्म है। इसके बाद नंबर आता है समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी अपनी ही पार्टी से लड़ रही है, 2 भाग में बटी हुई है। आप जानते हैं कि उनके चाचा, अखिलेश के चाचा जो है, जो एक्चुअल में मास लीडर थे, उनको इन्होंने अलग थलग करके इससे यादवों में बड़ा बिछो, यादव जाति के लोग बट गए हैं और यादव इनकी बेस थी। तो यादव इनका बेस था, तो उस समय मुसलमान आंख बंद करके कई बार इनके साथ जाता था। उसको राजनीतिक कॉम्बिनेशन पहले का बना हुआ था। लेकिन अब यादव चूंकि बंट गए हैं और वो निराश हैं,
उनकी निराशा का कारण अखिलेश यादव हैं। जी भले ही यहाँ चुनाव में, पंचायती चुनाव में कुछ अच्छा स्कोर उनका दिखाया जा रहा हो, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब चुनाव इसी तरह हुए हैं, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं हुआ है। जी और सब अपने अपने गोटी बैठा लिए इधर उधर, कहीं जात, कहीं धर्म, कहीं कुछ, और कहीं क्षेत्र, कहीं गाँव। तो समाजवादी पार्टी जो है उससे कोई उम्मीद नहीं है लोगों को, क्योंकि ये अखिलेश यादव जो है इनके पास कोई राजनीतिक विजन नहीं है। ये व्यक्ति अपने आप को बादशाह समझता है, राहुल गांधी से भी ज्यादा बादशाह समझते हैं अपने आप को। और अगर इनके पास कोई राजनीतिक विजन होता तो राजनीति में लोग दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं। इस व्यक्ति ने तो अपने चाचा को ही जिसने मुलायम सिंह के साथ रात दिन एक करके पार्टी को बनाया, खड़ा किया, उसी को एलिमिनेट कर दिया। तो ये तो आपस में जिसके घर में लड़ाई शुरू हो जाती है वो बाहर की लड़ाई को नहीं लड़ सकता है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसी तरह से अब आगे आइए तो बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम वाकई महान लीडर थे, वो दार्शनिक थे, वो एक दार्शनिक लीडर थे वो। लेकिन वो भी जिद्दी थे, उन्होंने एक ऐसी लीडर को प्रोजेक्ट किया जो अब रानी और महारानी सबको पीछे छोड़ करके, वो जिस तरह से उनका रहन सहन है, जिस तरह से उनका हाव भाव है, जो उनका तरीका है रहने का, जो उनका राजनीति करने का तरीका है, वो बहुत ज्यादा बेनकाब हो चुका है। और दलित सिर्फ इसलिए, अगर अनुसूचित जाति के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, मैं मानता हूं कि अभी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास सपोर्टिंग वोट नहीं रह गया है। और दूसरा ये कि मायावती चूंकि अब वो जननेता नहीं है कि जनता में से सही लोगों को निकाल सकें, जैसे कांशीराम जी एक समय लाए थे सबको, बरखू राम वर्मा जैसे लोग आए थे उस समय, बताइए। और ये एक से एक लोग थे, किनका किनका नाम लूं मैं, तो तमाम लोगों को ले आए थे जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे। अब वहाँ पे खरीद फरोख्त, ये टिकट बेचना, ये सारी चीजें आम बात है। किसी से आप बात करें, अच्छा बसपा में तो टिकट बिकता भैया, वहाँ तो गरीब आदमी से आना। लेकिन वो दलित जो है वो मजबूर होके है, लेकिन उसके पास सपोर्टिंग वोट बीएसपी के पास नहीं, इसलिए बीएसपी अपने मूल वोट में कितना भी मजबूत रहे, वो कभी भी चुनाव अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगी चुनाव में। तो इनसे भी जनता को उम्मीद नहीं है, जनता ही देख रही है, जनता ही ये बात कर भी रही है। तो ये इन दोनों पार्टियों से अगर लोगों को निराशा न होती तो ओम प्रकाश राजभर के दिमाग में ये बात आती भी नहीं कि यहाँ मोर्चा बनाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर एक बड़े ही दूरदर्शी दार्शनिक लीडर हैं। इनको ये सत्ता को लात मारने वाले लोगों में से हैं, मैं इनकी कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि एक व्यक्ति के नाम पर इन्होंने पार्टी बना रखा है, इसलिए हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं। और लेकिन अभी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 पार्टियों का इन्होंने जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, उसकी चर्चा आम लोगों के बीच में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और मीडिया का जमाना बहुत तेजी से और आगे बढ़ सकता है मामला। और इस मोर्चे में इनके अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे से लोग शामिल हो जाएंगे अगर सारे लोग, तो 10 पार्टियां बहुत होती हैं। तो चूंकि हिंदुस्तान जो है वो खासकर उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल ही जातियों में बटा हुआ प्रदेश है। तो जो जातियां पीड़ित जातियां हैं, वो अगर सब एक हो गई तो कितनी बड़ा से बड़ा किले को ढहा सकती हैं, हिमालय को ढहा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल, अभी तक ओम प्रकाश राजभर की जो स्ट्रेटजी है वो ये कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी जातियों को एकत्र करके एक वैकल्पिक सरकार की खाका तैयार किए हुए हैं। अभी तक जो है अन्य पार्टियों ने इन जातियों के नेताओं को लोडर की तरह इस्तेमाल किया, उन लोगों ने वोट ले लिया और अपना ही लाभ लिया। अब हम जातियों के वास्तविक नेताओं को लेकर उनको मंत्री और विधायक बनाएंगे, और सही माने में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला जो वास्तविक फार्मूला है उसको क्रियान्वित करेंगे। तो क्या आपकी लिबरल पार्टी भी ऐसे किसी मोर्चे में शामिल होने की सोच रही है? देखिए, अभी लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में जो है अपना बस किसी तरह से अपना प्रचार कर रही है, लोगों तक अपना पहुंचा रही है विचार।
और उसमें समय लगेगा, तो ऐसे किसी मोर्चे को प्रोत्साहन देने में हमें कोई ऐतराज नहीं है। जी। लेकिन क्योंकि जाति की राजनीति भी अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है, और वो भारत का सलूशन नहीं है, वो विकल्प नहीं है, राजनीतिक विकल्प। जी। वो एक सत्ता हासिल करने का तरीका हो सकता है। सुहेल देव राज ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, जी। मैं उसके इस चीज से सहमत नहीं हो सकता हूँ कि जातियों को, भाई जातियों की ही राजनीति तो हो रही है मंडल आयोग के बाद से। जी। अगर पिछड़ी जातियों को और दलित को बहुत कुछ मिला है, ये अलग बात है कि ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका और इनकी अप्रोच अच्छी नहीं रही है, इसलिए बहुत सारी चीजें उनको नहीं मिली हैं। जी। लेकिन अगर मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि जातियों की राजनीति तो अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है। जी। अब इसके आगे पढ़ा लिखा समाज जो है वो यूरोप और अमेरिका के बारे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोचता है। नहीं असरार साहब, यहाँ पे एक सवाल है कि राजनीति जो है जाति की पराकाष्ठा पे पहुंच चुकी है, ये बात ईमानदारी से राजभर साहब स्वीकार करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जाति एक वास्तविकता है समाज की, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम जाति के उन लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं जो वास्तव में पर्टिकुलर उस जाति का कुछ उत्थान करना चाहते हैं, ना कि अपना भाई भतीजावाद करके अपने स्वयं परिवार का या खुद का बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं। वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं, वो उस सच्चाई को छुपा नहीं रहे हैं, ये उनकी ईमानदारी है। मैं उनकी ईमानदारी से मुझे कोई शक नहीं है जी। वो उनके अंदर काफी ईमानदारी है, और साफ गोई से बात करते हैं जी। और मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, मेरे कई मित्र उनकी पार्टी में बड़ी पोस्ट पर हैं। जी। तो वो सही बात कर रहे हैं, बात नहीं है। अभी जातियों के आधार पर जो खासकर पिछड़ी जातियों में जो अति पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और इस बात को मैं ज्यादा उस तरीके से भी नहीं उठाना चाहता। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश में दो सशक्त जातियां हैं इस समय जो है जी। वो मंडल आयोग का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं जी। और वो अब किसी क्षत्रिय ब्राह्मण और पठान और शेख सैयद से कम हैसियत वाले नहीं रह गए हैं, जैसे यादव और कुर्मी। जी। और आपने इस चुनाव में देखा होगा, हमारे यहाँ तो बहुत सारी सीटों मैं जानता हूँ कि सीटें जो सीटें जनरल थी जी पंचायती राज में, वहाँ भी यादव और कुर्मी लोग लड़े हैं और खूब जीते हैं। जी। क्योंकि ये इनके पास भट्ठा है, इनके पास स्कूल कॉलेज है, इनके पास सारी चीजें हैं और इन्होंने खूब फायदा उठाया, इन्होंने ट्रैक्टर खरीदे, सब कुछ जमकर इनको मिला है। अच्छा, अगर मुसलमानों ने असदुद्दीन ओवैसी के कहने पर राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा को एक मुश्त जो है सपोर्ट कर दिया, तो सपा बसपा दोनों के लिए जो है बहुत घातक स्थिति हो जाएगी विधानसभा चुनाव में। बहुत बुरी स्थिति होगी। भाजपा, बसपा और समाजवादी पार्टी, जी, सपा, जी, ये बिना इनके लिए मुसलमान एक ऑक्सीजन की तरह। जी। अगर मुसलमान नहीं है जिसके साथ, जी, वो पार्टी सपा बसपा में से दोनों कोई भी सरवाइव नहीं कर सकती, और कांग्रेस भी। कांग्रेस को तो और भी बड़ा सपोर्ट चाहिए। इसलिए मुसलमान को, अगर ओम प्रकाश राजभर किसी तरह से किसी मुस्लिम को लीडर प्रोजेक्ट कर ले गए, उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कर ले गए जी, तो उनकी पार्टी में मुसलमान जा सकता है। क्योंकि मुसलमान, सच बताऊं मैं कि मुसलमान अपने आप को कई मोर्चों पर बहुत पीड़ित महसूस करता है। जी। और मैं नहीं कह रहा हूँ, भेदभाव तो सभी जातियों के साथ होता है, लेकिन एक धर्म विशेष के साथ कुछ दिनों से काफी भेदभाव ऐसा हो रहा है जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज तो राजभर साहब खुलेआम कहते हैं कि जो है ये किस तरह से मुस्लिम बच्चों को जेलों में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, अनाप शनाप मुकदमे लगा दिए जाते हैं, इसको मैं निपटाऊंगा। तो खुलेआम नस पे हाथ रखे हुए हैं। तो इसलिए मुसलमान उनसे प्रभावित है, मुसलमान उनसे खुश है। जी। मुसलमान ऐसे लीडर को चाहता है जो उनके लिए दमदार ढंग से बात को रख सके और बोल सके। जी। जो लोग जो बोल नहीं सकते हैं उनके साथ कोई क्यों जाएगा? आज तो कम से कम बोलिए तो ओम प्रकाश राजभर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बोलते भी हैं। जी। और मौका आएगा तो वो करेंगे भी, मुझे काफी उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर साहब की पार्टी में आपके अपने दोस्त यार परिचित लोग भी हैं,
आप ओम प्रकाश को भी जानते हैं। आप जो है क्या राजभर साहब से बात चल रही है, या अगर उनकी तरफ से प्रस्ताव आए तो अभी लिबरल पार्टी का उतना विस्तार नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक और नैतिकता के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, भाजपा को रोकने के मुद्दे पर आप क्या लिबरल पार्टी सपोर्ट करेगी भागीदारी संकल्प मोर्चे को? देखिए, भाजपा को रोकने का सवाल नहीं, भाजपा तो अपने आप रोकी गई है। ये तो जी। गड्ढे में इसके पहिया चला गया है, ये रथ जो है जी ये बहुत दलदल में घुस गया है। अब जी। भाजपा को उखाड़ फेंकने की बात है, अच्छा और जी इसलिए उखाड़ फेंकने वाले के साथ में हम जरूर जा सकते हैं, हम उसको समर्थन दे सकते हैं। जी किस लेवल का समर्थन होगा ये तो पार्टी पूरा फैसला करेगी, पार्टी से बातचीत करके फैसला होगा। जी लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर इतना कह सकता हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश की लाज बचानी है, इज्जत बचानी है। जी। इसको जाहिलों का प्रदेश, गंवारों का प्रदेश, जी ऐसे तकिए रूस लोगों का प्रदेश नहीं बनने देना चाहते लोग, जी जहाँ पे इन्होंने ला करके इसको ढकेल कर खड़ा कर दिया है। जी तो इसको उखाड़ फेंकने में हम पूरा सहयोग देंगे जिस लेवल पर भी हमारी ताकत होगी, क्योंकि सही बात है कि हम निर्णय की स्थिति में नहीं है अभी, जी लेकिन शुरुआती दौर में हमारा जो कर्तव्य है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य होता है कि जो लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका साथ देना चाहिए ईमानदारी। तो हम न्याय की लड़ाई जो लड़ेगा, चाहे ठीक है जितना भी लड़ रहा हो, लेकिन कुछ तो लड़ रहा है वो जो व्यक्ति, उसका हम साथ देंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सीधे पहुंच सके। धन्यवाद।